नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं हिंदी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में, जिसमें आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। टॉपिक का शीर्षक है समास, उसकी परिभाषा, प्रकार, सरल उदाहरणों के साथ। इसके पहले हमने रस को समझा था, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं समास। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे समास की परिभाषा। तो कामता प्रसाद गुरु एक हिंदी के विद्वान रहे हैं, जिन्होंने हिंदी व्याकरण पर अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो उनके अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को ही समास कहा जाता है। और जब उन दो छोटे शब्दों को अलग अलग करके बड़े रूप में कर दिया जाए तो वही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सरल वस्तु है जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, परंतु ये रिवीजन क्लास है, जिसके माध्यम से अगर कोई चीज़ छूट रही है तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे देखें हम, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वो क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जा सकने वाले पदों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, उसे ही समास कहा जाता है। तो समास की आपने दो अलग अलग परिभाषाएं देखी और इसकी परिभाषा आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं। बस समास बड़ी चीज़ों को छोटे रूप में, बड़े शब्दों को छोटे रूप में लाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम सीधा आ जाते हैं समास के प्रकार की ओर। ठीक है, तो समासों को परंपरागत 6 प्रकारों से निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पे आप समास के 6 प्रकार देख सकते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। यही 6 समास हैं जो हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, समझना है। तो एक एक करके इन सभी समासों की परिभाषा और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत ही संक्षिप्त वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे भी जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारा पहला समास आता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, परिभाषा क्या है? ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ठीक है, क्या परिभाषा है? समस्त पद, यानी दो पद तो होंगे ही, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, तो उनमें से एक पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग तो हमेशा आगे ही लगेगा, यानी आगे वाला पद अव्यय होना चाहिए और आगे वाला ही उपसर्ग होना चाहिए। और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो वही अव्ययीभाव समास। उदाहरण जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय है। ठीक है, पहला पद क्या है? अव्यय है। तो यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ठीक है, ये हो गया इसका समास विग्रह जो इसके सामने लिखा हुआ है। यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है, यानी प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष यानी क्या? हर वर्ष। ये उदाहरण है। तो ये आप समझ गए ना, अव्ययीभाव नाम से ही स्पष्ट है कि पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। ठीक है, और दूसरा जैसे शक्ति हो गया, कर्म हो गया, दिन है, वर्ष है, ये पीछे लगे हैं। तो ये सब क्या है? ये दूसरे पद हैं और ये संज्ञा ही तो हैं। तो अव्ययीभाव समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात दूसरा पद प्रधान हो। उत्तर पद यानी ये पूर्व पद या उत्तर पद, पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी उसके बाद का। ठीक है, वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। तत्पुरुष समास के लिए क्या आवश्यक है कि इसका दूसरा वाला पद जो है वो क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो भक्ति क्या है? ये प्रधान पद है ना? अब देश के स्थान पे आप कुछ भी रख दें, वो भक्ति उसके लिए हो जाएगी, है ना? जैसे यहाँ पे रख दें मातृ भक्ति, यानी माता के लिए भक्ति, पितृ भक्ति, पिता के लिए भक्ति, ईश्वर भक्ति, ईश्वर के लिए भक्ति। तो जैसे दूसरा उदाहरण समझिए, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। राह खर्च यानी राह के लिए खर्च। राजमहल यानी राजा का महल। अब तत्पुरुष समास में भी 8 प्रकार आते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे डिटेल में तो नहीं समझेंगे। तत्पुरुष, फिर आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं डिटेल में तत्पुरुष समास के 8 प्रकारों पे वीडियो बना दूंगा। अभी केवल आप ये समझिए कि तत्पुरुष समास में जो है आपका दूसरा शब्द जो है वो प्रधान होता है और वहाँ पे तत्पुरुष समास माना जाता है। जहाँ के लिए, को लिए, है ना, इस प्रकार के शब्द आ जाएं का, के, की बीच में, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। आगे हम देखते हैं, हमारा तीसरा समास आता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? जहां उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें से एक विशेष्य हो तथा दूसरा विशेषण होता है, या उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा है सरल करके समझाऊंगा, तो इस परिभाषा को भूल जाओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिर्फ कर्मधारय समाज को इतना याद रखो कि जो भी शब्द कर्म को धारण किए हो,
कर्म धारय, कर्म को धारण किए हो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें एक विशेष हो दूसरा विशेषण हो। विशेष और विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो और जिस माध्यम से बताई जा रही हो। चलो उदाहरण समझते, चंद्रमुख यानी चंद्रमा, चांद जैसा मुख है ना, तो ये कर्म को धारण किए है ना कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है, ये कर्म धारण ही करना हुआ ना। पीतांबर, जिसका पीला है जो अंबर है ना, लाल मणि, लाल है जो मणि, नील गाय, नीली है जो गाय। अब भाई ये उनके गुण हैं, ये विशेषण हैं जो उनकी विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, महादेव, महान है जो देव। तो ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और यही आपका कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ें, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो, संख्यावाचक, यानी जो किसी डिजिट को डिनोट करे वो विशेषण हो और समस्त पद समूह का अर्थ देता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद यानी इसमें पूरा पद होगा, सिर्फ जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। द्विगु समास के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, जैसे दोपहर यानी दो पहरों का समाहार, त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का समूह, त्रिलोक यानी तीन लोगों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, पंचवटी, सप्तऋषि, अष्टाध्यायी, नवरात्रि। ये सब क्या हैं, ये उदाहरण हैं उन समास के जिनका पहला पद जो है इसी संख्यावाचक स्थिति को डिनोट कर रहा है, संख्या को डिनोट कर रहा है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे, जिसमें आपको दिख जाए कि पहला पद संख्या के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है भाई, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर, क्या विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर यदि ये लग जाए तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, जलवायु यानी जल और वायु, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, पति पत्नी, दादा दादी। इस प्रकार के क्या हैं, ये दोनों पद प्रधान हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। बीच में एक डैश लगा होता है, इसमें आपको दिख रहा है ना, ये डैश जहाँ पे भी लगा हो और वो दोनों पद एक दूसरे के, एक प्रकार से हम विलोम शब्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों प्रधान रहेंगे। और अगर आप उनका समास विग्रह करेंगे तो उनमें और, एवं, या, ये सारे शब्द जो हैं बीच में लग जाते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, यही आपका द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अंतिम समास देखें, हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी इसमें कोई भी पद क्या होगा, प्रधान नहीं होगा, लेकिन ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे नए पद को जन्म देंगे, वही बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, उदाहरण एक लिया हमने, तो इसका अर्थ क्या होता है, चार भुजाओं वाला। अब कौन है चार भुजाओं वाला भाई, तो विष्णु है। इसीलिए क्या है, ये जो उदाहरण है इसने तीसरे नए पद को जन्म दिया कि नहीं दिया। दो शब्द थे, चतुर्भुज, चतुर यानी चार और भुज यानी भुजाओं वाला, तो वो विष्णु हो गया। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, वो भी विष्णु है। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्रों वाली, कौन है, नॉर्मली देखा जाए तो वो सरस्वती माँ है। गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी हाथी का पेट जिसका है, वो कौन है, गणेश है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है, कौन है, वो भगवान शिव है। पीतांबर, पीला है जिनका अंबर, कौन है, भगवान विष्णु है। इस प्रकार के पूरे सामासिक पद जब दोनों पद मिलके किसी तीसरे नए पद को जन्म दे रहे हों, वहीं पे आप समझ जाइए कि ये काहे का उदाहरण है भाई, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने समास की सरल परिभाषा और उसके 6 के 6 प्रकारों को बिल्कुल संक्षिप्त और सरल तरीके से उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कोई बात समझ ना आई हो तो उसे कमेंट करें, अगर अच्छी लगी हो तब भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हिंदी व्याकरण की इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए काम में आने वाली हो, चाहे आप बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हों। अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी ग्रामर भी होगी, और हिंदी ग्रामर के लिए हम हैं जो उसे और सरल करते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।